डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ये दो काफी टाइप का होता है एक्चुअली, बट नॉर्मली हम लोग जब डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसमें क्लासिकल टाइप जो कि शुरुआत में किया जाता था फुल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, और एक होता है जो मतलब रिड्यूस्ड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट जिसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। तो एनीवे आई विल नॉट गो इनटू दोस काइंड ऑफ थिंग, बट आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल समरी ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हम लोग कब क्यों यूज करते हैं। तो अगर मानिए कि आपका एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस एक एग्जांपल ले लेते हैं सीधा पहले। मानिए कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, आपके स्क्रीन के सामने एक स्लाइड है जहां पर आप देख रहे हो एक बहुत ही मतलब टेम्पटिंग फूड आपके सामने है। एटलीस्ट मेरा तो ये है पुडिंग है, पुडिंग का फोटोग्राफ आपके सामने है। तो उसको मानिए कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूं, और वो एक्सपेरिमेंट में मैं ये देखना चाहता हूं कि कौन सी कॉम्बिनेशन में मेरा पुडिंग जो है वो सबसे अच्छा होता है। हाँ, तो वी आर कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फाइंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑन द पुडिंग, ओनली इम्पैक्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो उसका पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये रेफ्रिजरेशन जो है इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी फैक्टर इन्वॉल्व होता है, राइट। तो मानिए कि ये जो आदमी जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इन्होंने एक लिया है कूलिंग टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हम लोग कूल करेंगे उसको। मानिए कि वो x1 आवर्स क्या x2 आवर्स क्या x3 आवर्स कुछ भी हो। और होता है कि सेटिंग, मानिए कि रेफ्रिजरेटर को जो सेटिंग है वो सेटिंग में मानिए कि 5 सेटिंग है, तो 1 2 3 4 5 उनमें से कौन सी सेटिंग में मैं रेफ्रिजरेटर को फिक्स करूंगा। तीसरा मानिए कि ये जो वेट है पुडिंग का, वो पुडिंग का वेट कितना लेना चाहिए, ओके। क्योंकि पुडिंग का वेट अगर मैं चेंज किया तो शायद कूलिंग टाइम चेंज करना पड़ेगा, शायद सेटिंग भी चेंज करना पड़ेगा। और एक है इनपुट टेम्परेचर ऑफ द पुडिंग कितना होने से सबसे बेहतर होगा, कूल करके दूं अंदर या तो थोड़ा सा वार्म कंडीशन में इसको अंदर रखूं। तो मेरा पर्पस क्या है ये एक्सपेरिमेंट में, कि मेरा फाइनली जो हमारा जो आउटपुट टेम्परेचर है, जो आउटपुट टेम्परेचर है पुडिंग का, उसको मैं मानिए कि अभी मैं मेजर करना चाहता हूं, नॉट द टेस्ट, आउटपुट टेम्परेचर ऑफ द पुडिंग। मतलब आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट द पुडिंग शुड नॉट गेट iced, frozen totally. The output should be comfortable according to me. That means it should be in the right kind of temperature for me to eat. So I'm just experimenting on the output temperature. तो ये जो है ये हमारा पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है एक्सपेरिमेंट का। तो जो ऑब्जेक्टिव को मैं बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव कितना मतलब ये मेरे ऑब्जेक्टिव के नजदीक आया है, उसके आधार पे मैंने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ द कूलिंग टाइम, सेटिंग, वेट, इनपुट टेम्परेचर इसको सिलेक्ट करूंगा। तो मानिए कि जैसे मैंने आप लोगों को एक सिंपल सवाल कर रहा हूं, मानिए कि मेरा कूलिंग टाइम मैंने दो कूलिंग टाइम दिया है। मानिए कि एक कूलिंग टाइम दिया है 2 घंटा और एक कूलिंग टाइम दिया है 4 घंटा, ठीक है। सिमिलरली मानिए मैं सेटिंग, मेरे पास 2 ऑल्टरनेटिव है, एक सेटिंग 1 है, एक सेटिंग 2 है। मानिए कि मेरा जो वेट है पुडिंग का वो भी 2 लिया है मैंने, यानी कि एक वेट मैंने लिया है मानिए 500 ग्राम्स और एक वेट लिया है 1 kg, और एक लिया है इनपुट टेम्परेचर, मानिए कि इनपुट टेम्परेचर मैंने लिया है 40 डिग्री सेंटीग्रेड, अनदर इनपुट टेम्परेचर मैंने लिया है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये जो फैक्टर है इसको कहता है फैक्टर, कूलिंग टाइम, सेटिंग, टाइप ऑफ सेटिंग, वेट, इनपुट टेम्परेचर, इसको कहता है फैक्टर। कौन सी फैक्टर? कंट्रोलेबल फैक्टर। वाई कंट्रोलेबल? क्योंकि मैं ये 4 फैक्टर को मैं मॉनिटर करना चाहता हूं इन माई कंट्रोल, बिकॉज दिस फैक्टर्स आर इन माई कंट्रोल। मैं उसको वेरी करना चाहता हूं, लेकिन ज्यादा वेरी नहीं करूंगा। सिलेक्टेड जो रेंज है उसमें ही मैं
वैरी करूंगा, उसकी रेंज के अंदर भी मैं कहीं कुछ भी वैल्यू में नहीं रखूंगा। माने कि जैसे इनपुट टेम्परेचर 40 या तो 60 में रखूंगा, तो इसको कहते हैं लेवल। यानी कि कूलिंग टाइम का 2 लेवल है, 2 घंटा 4 घंटा। सेटिंग का 2 लेवल है, कितना? सेटिंग टाइप 1, सेटिंग टाइप 2। वेट का 2 लेवल है, 500 ग्राम या तो 1 kg। ठीक है, तो मैं अभी एक एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा कि इसमें जितने कॉम्बिनेशन बनता है वो कॉम्बिनेशन में सबसे बेटर कॉम्बिनेशन कौन सी है और सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशंस क्या है जो मुझे बेस्ट आउटपुट टेम्परेचर देगा। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना पावरफुल है। जैसे मानिए कि आप कोई भी मशीन का फीड रेट, आरपीएम, कूलिंग टेम्परेचर, सॉरी कूलेंट टेम्परेचर, हाइड्रोलिक का जो फ्लो रेट है, आप सब इसको स्टडी करना चाहते हो टू अंडरस्टैंड कि मेरा प्रोसेस वेरिएशन सबसे कम कहां पर होगा। मानिए कि आप एक प्रेस मशीन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, तो उसमें आप डाई हाइट, आप उसमें जो हाइड्रोलिक प्रेशर, उसमें मानिए कि क्वालिटेटिव फैक्टर है, आप सेटिंग कैसे करोगे, हाँ? तो इनपुट मटेरियल क्या है, तो इसको ये सब कहता है कंट्रोलेबल फैक्टर, जो फैक्टर को मैं मॉनिटर करना चाहता हूं। तो वो फैक्टर के आधार पे मैं एक रिस्पॉन्स वेरिएबल, जैसे इधर y1 इज ए रिस्पॉन्स वेरिएबल, जो जो मुझे बताएगा फाइनली कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट है। ठीक है, तो इसका जो पॉसिबिलिटीज है, इट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक पॉसिबिलिटीज है। और ये एक्चुअली करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस स्टैटिस्टिक्स में जाना पड़ेगा, पर्टिकुलरली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, एनोवा जिसको कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप मिनीटैब वगैरह यूज करो तो ये काफी इजी है एक्चुअली, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर क्वाइट ए फ्यू स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजी जिसको समझना जरूरी है टू कम टू द कंक्लूजन। हर एक कंक्लूजन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अभी मैं आप लोगों को एक सवाल करूंगा, ये जो पुडिंग वाला एक्सपेरिमेंट है जिसमें 4 फैक्टर मैंने बोला है, हर फैक्टर का 2 लेवल है। कैन एनीबडी प्लीज अनम्यूट एंड टेल मी कितने कॉम्बिनेशन हो सकता है? या नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। 4 फैक्टर है, हर फैक्टर का 2 लेवल हो सकता है। तो कैन यू टेल मी कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है 4 फैक्टर के बीच में एट डिफरेंट लेवल्स? 4 फैक्टर, हर फैक्टर एट मे बी एट 2 लेवल्स। सो कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? प्लीज समबडी ट्राई। 32। सॉरी 32। कैसे निकाला है बोलिए? 4 फैक्टर से 2 लेवल से। हाँ, 2 लेवल का मतलब कितना हो गया? मानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मानी कि 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर नहीं है, 2 फैक्टर है, सिर्फ 2 फैक्टर है, कूलिंग टाइम और सेटिंग, और बाकी फैक्टर नहीं है। 2 फैक्टर, हर फैक्टर 2 लेवल में है, तो कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? मानिए मेरा फैक्टर का नाम है ए और बी। ए हो सकता है 1 और 2 लेवल में, बी हो सकता है 1 और 2 लेवल में। तो दोनों फैक्टर ए और बी के बीच में कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है बोलिए? 2 फैक्टर में आपस में कितने कॉम्बिनेशन हो सकता है? 8 बनेगा। नहीं, 2 फैक्टर का 2 लेवल, कितना, कौन कौन सी लेवल होगा? A1 B1, ए फैक्टर एट लेवल 1, बी फैक्टर एट लेवल 1, राइट? ये A1 B1 पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? A1 B2। तीसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? A2 B1। चौथा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? A2 B2। मैं रिपीट करूं, A1 B1, A1 B2, A2 B1 एंड A2 B2, ये 4 कॉम्बिनेशन, राइट सुधाकर? यस राइट। तो इसका
इजीली अगर आप करना चाहोगे तो दिस शुड हैव बीन 2 levels to the power 2 factors। मतलब इसको डिटरमिन करने के लिए बहुत ही सिंपल है। हर एक फैक्टर का कितना लेवल में मैं ट्राई कर रहा हूं, मानी कि 2 लेवल पे, और कितने फैक्टर है मेरा, 2 फैक्टर। सो लेवल टू द पावर फैक्टर इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन। तो अभी मैं सवाल कर रहा हूं, अगर मैं 2 फैक्टर ही है लेकिन हर फैक्टर मैं ट्राई करना चाहता हूं 3 लेवल में, A1 A2, मानी कि A1 at 1 level, A1 at 2 level, A1 at 3 level। Similarly, B also, B at 1 level, B at 2 level, B at 3rd level। तो between the 2 factor कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है? अभी मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी बोल दिया आपको, लेवल टू द पावर फैक्टर। तो कितना हो गया अभी? I'm sorry, I said the other way around। फैक्टर जो है, हमारा जो फैक्टर है वो कितना है? 2 है, और लेवल कितना है मेरा? 3 है। तो अभी बोलिए कितना हो सकता है? 8। A1 B1, A1 B2, A1 B3, फिर सेम थिंग A2 B1, A2 B2, A2 B3, तीसरा A3 B1, A3 B2, A3 B3, कितना हो गया? 9। मैंने क्या फॉर्मूला दिया था? लेवल टू द पावर फैक्टर। लेवल कितना है हर एक फैक्टर में? 3। फैक्टर कितना है? 2। सो 3 स्क्वायर, 3 into 3 9। आप समझ गए? Have you understood? Yes sir, yes। Okay, if you have understood, then you tell me now this answer। हर एक फैक्टर के अंदर 2 लेवल है, 4 फैक्टर है, कितने कॉम्बिनेशन हो सकता है? 16। Absolutely right। 2 to the power 4, 2 into 2 into 2 into 2, 16। तो 16 कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मैं हर एक कॉम्बिनेशन 2 ट्रायल करना चाहता हूं तो टोटल एक्सपेरिमेंट कितना हो गया? So for 2 levels 4 factors, अगर मैं 2 ट्रायल करना चाहता हूं हर एक कॉम्बिनेशन में, तो मेरा टोटल रीडिंग कितना होगा? टोटल रीडिंग कितना होगा? मैं हर एक जो ट्रायल है उसको 2 बार करना चाहता हूं, तो मेरा टोटल कितना हो गया? 16 कॉम्बिनेशंस हैं। हर कॉम्बिनेशन में मैं 2 रीडिंग ले रहा हूं, दो बार करके रिपीट कर रहा हूं। इसको कहता है रेप्लिकेशंस। तो अगर 2 रेप्लिकेशन किया 4 फैक्टर का 2 लेवल में, तो मेरा टोटल कितना रिजल्ट मिल जाएगा? टेम्परेचर का रिजल्ट, somebody unmute and tell me। 32। Absolutely right कुलदीप, 32। तो इसमें 4 हो गया फैक्टर, हर फैक्टर है 2 लेवल्स, और नंबर ऑफ रेप्लिकेशन हो गया 2। ठीक है। इनफैक्ट अगर एक ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए मानिए एवरेज 3 घंटा लगता है, तो अगर मुझे 32 ट्रायल कंडक्ट करना है, दैट मीन्स 32 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 96 आवर्स लग जाएगा। तो 96 आवर्स हर रोज मैं अगर 8 घंटा करके एक्सपेरिमेंट करूंगा तो 12 दिन यानी 2 हफ्ता लग जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव होता है। तो इसीलिए हम लोग बहुत ही एनालिसिस करके ये नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ लेवल को रिड्यूस करना चाहेंगे। हाउ डू यू रिड्यूस इट? हम लोग जो हमारा थियोरेटिकल या तो टेक्निकल नॉलेज है ऑन द आउटपुट टेम्परेचर एंड द मास ऑफ द पुडिंग, तो हो सकता है बेस्ड ऑन दैट, if the input temperature is known, mass of the pudding is known, maybe you can calculate the output temperature if the refrigerator ka temperature is known to you।
बाय सिंपल हीट थ्योरी का जो आपका NS_T2 - T1 जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसका जो स्पेसिफिक हीट है, उसके दौरान शायद आप कूलिंग टाइम जो है उसको ट्राई करना चाहोगे, सेटिंग को ट्राई करना चाहोगे। हो सकता है X3 और X4 दोनों को आप निकाल दोगे। उस केस में हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत इजी हो जाता है। 2 फैक्टर 2 लेवल सिर्फ 4 ही ट्रायल करने से हमारा ये जो है एक्सपेरिमेंट वो बन जाएगा। तो अभी मैंने आपको जो एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, आपको समझ में आया होगा कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट इज एक्चुअली कंडक्टेड बाय द डिजाइन इंजीनियर्स फॉर प्रोडक्ट or by the process engineers, manufacturing engineers for the process to understand the best combinations to give you the best result. तो मैं आपको और कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के टाइम में काफी सारे मॉडर्न जो है एप्लीकेशंस आ चुका है। एक का नाम है ऑर्थोगोनल एरे, फ्रैक्शनल फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट FFT। तो ये सब करके आप बहुत सारे फैक्टर ले सकते हो, लेवल भी ले सकते हो, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट काफी कम हो जाता है। ये सब एडवांस स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, which definitely we are beyond the scope of this thing, but आपके जानकारी के लिए कि all these orthogonal array experimentation या तो fractional factorial experiment etc, they are all the methodology of having number of factors and level combination without the compulsion of conducting so many experiments. So that is why abroad and in India, several companies actually have conducted thousands and thousands of experiments in order to increase their yield, in order to improve their quality output, and in order to improve the productivity through design of experiment, जैसे बॉटम लाइन जो होता है उसका इंप्रूवमेंट करने। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड नाउ वन मोर पॉइंट आई थिंक आई वांटेड टू से। तो आप जैसे देख रहे हो कि फैक्टर्स जो है एक्सपेरिमेंटल फैक्टर के अंदर आप कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी ले सकते हो, डिस्क्रीट वेरिएबल भी ले सकते हो और कैटेगोरिकल वेरिएबल भी ले सकते हो। जैसे एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं इन लोग पुडिंग के ऊपर, उधर जैसे पहले वाला के ऊपर उन लोग एक्सपेरिमेंट किया था आउटपुट टेम्परेचर कितना होगा, इधर जो सेकंड एक्सपेरिमेंट एक आदमी करना चाहता है वो है उसका टेस्ट कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट राइट, बिकॉज फाइनली वी आर गाइडेड बाय द टेस्ट एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स गाइडेड बाय द टेम्परेचर, ऑल्सो आउटपुट टेम्परेचर। तो इसमें उन्होंने फिर 4 फैक्टर लिया, एक्सपेरिमेंटल फैक्टर कहते हैं इसको। जैसे शुगर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, मिल्क का क्वांटिटी कितना होना चाहिए, और फ्लेवर जो है वो क्या होना चाहिए, और फ्लोर का जो क्वांटिटी है वो फ्लावर का क्वांटिटी कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसके आधार पे उन्होंने क्या किया कि ये जो आपस में जो कॉम्बिनेशन है ये दो कॉम्बिनेशन लिया और आपस में फिर वही 16 कॉम्बिनेशन हो सकता है, बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। तो इधर आप देख सकते हो जो ऑब्जेक्टिव में जो हमारा वेरिएबल है जिसको हम कहते हैं रेस्पॉन्स वेरिएबल, जिसके आधार पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, यानी कि ये वाई जो है रेस्पॉन्स वेरिएबल, फाइनली इसका डेटा के आधार पे मैं बताऊंगा कि कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ द कंट्रोल फैक्टर इज द बेस्ट। तो देखिए दैट फैक्टर इटसेल्फ इज एक्चुअली नॉट न्यूमेरिकली मेजरेबल, इट इज कैटेगरिकल। यानी कि एक टेस्टर है, जो टेस्टर को मैंने बोला शायद कि भाई आप बताइए कि पुडिंग को टेस्ट करके कि ये बहुत अच्छा है, एक्सेलेंट है, क्या गुड है, क्या एवरेज है, क्या पुअर है। तो उसके आधार पे मैं फाइनली डिसाइड करूंगा कौन सी कॉम्बिनेशन बेस्ट है और उसको ही मैं अपना रेसिपी में मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा। तो आई होप यू आर गेटिंग ए वेरी बेसिक आइडिया कि एक इंडस्ट्री में या तो एक कोई भी जगह में हम अगर मल्टीपल फैक्टर्स है, हम क्लूलेस हैं कि कौन सी कॉम्बिनेशन मुझे बेस्ट रिजल्ट देता है, उस केस में डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट हमें मदद करता है टू सिलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इट इज ट्रू फॉर प्रोडक्ट डिजाइन ऑल्सो, इट इज ट्रू फॉर प्रोसेस डिजाइन ऑल्सो। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका शुरुआत में
एक पॉइंट बताता हूं। ये जो जिसका डायग्राम फोटोग्राफ आप देख रहे हो, इनका नाम है रोनाल्ड आइल्मर फिशर, R.A. फिशर। तो R.A. फिशर को हम कहते हैं फादर ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने बहुत सारे एक्चुअली मैथ करते थे उस जमाने में, क्योंकि ही वाज एक्चुअली इन द ईरा ऑफ अर्ली 1900s। तो कंप्यूटर का तो सवाल ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा उनका एनालिसिस होता था हेड में, उनका दिमाग पे, ऑलमोस्ट विदाउट इवन पेपर। इन्होंने इतना मतलब इनका एक्सपर्टीज था। तो 1919 में ही स्टार्टेड वर्किंग एज ए स्टैटिस्टिशियन इन द रॉथम स्टेट एग्रीकल्चर एक्सपेरिमेंटेशन स्टेशन, यूके। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड में, क्रॉप्स का यील्ड को बढ़ाने के लिए। मतलब कौन सी फर्टिलाइजर, कौन सी टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन, जिसके सहारे हम पानी कितने देंगे, कौन सी वेदर में क्या देंगे, ये कॉम्बिनेशन देने के लिए, एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाने के लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया। और उस टाइम में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो ज्यादातर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है, जिसको कहते था लैटिन स्क्वायर डिजाइन, ग्रेको लैटिन स्क्वायर डिजाइन वगैरह वगैरह, डिफरेंट टाइप ऑफ अर्ली डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का जो ट्रायल था वो शुरुआत में किया जाता था। तो बाद में इन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन का किताब लिखे थे। और इन्होंने जो इंस्टीट्यूट से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, सेवरल टाइम उन्होंने विजिट किया 1962 तक। और 37 में उन्होंने वर्ल्ड का पहले जो है एक्सपेरिमेंट, ये कॉन्फ्रेंस को उन्होंने प्रिजाइड भी किए थे। तो डीओई पहला बार 1930s में आया था। और रेस्पॉन्स वेरिएबल उनके केस में था यील्ड ऑफ सर्टेन क्रॉप। यील्ड मतलब उनका मकसद था यील्ड, यानी कि जो आउटपुट है वो कैसे बढ़ाओ। कंट्रोल वेरिएबल उनका था फार्म का जो है अमाउंट ऑफ डिफरेंट फर्टिलाइजर, और वाटरिंग पैटर्न कैसे करेंगे, टाइप ऑफ सीड, जो मैंने बोला था। उन्होंने और एक चीज किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि इंडस्ट्री में और कुछ फैक्टर होता है जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे कई सारे आउटपुट में ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब का इंपैक्ट होता है, नॉइज वगैरह। तो उन्होंने देखा कि कुछ फैक्टर है जो अनकंट्रोलेबल है। तो ये फैक्टर को हम लोग एक्सपेरिमेंट में नॉइज फैक्टर कहते हैं। तो ये नॉइज फैक्टर को आप कंट्रोल मत करो, लेकिन लिख सकते हो कि वो नॉइज फैक्टर जो है उसको लिस्ट डाउन करके उसका वैल्यू क्या था एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, ताकि बाद में अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड हो, आप वो नॉइज फैक्टर का रीडिंग लेके आप समझ सकते हो कि क्या उसका तो इम्पैक्ट नहीं है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी स्टैटिस्टिक्स में कई सारे टेक्निक्स है। तो DOE, a formal mathematical method for systematically planning and conducting scientific studies, simultaneous study of multiple factors as one or more response variable wise. You can understand that response variable based on your objective. So vehicle of scientific method giving unambiguous result, inferring cause and effect relationship. तो काफी टाइम हम लोग कंट्रोल वेरिएबल के साथ रिस्पांस वेरिएबल का एक स्टैटिस्टिकल इक्वेशन भी बना सकते हैं। तो these kind of equations, though they could be empirical equation, लेकिन बाद में साइंटिस्ट उसको रिसर्च करके रिलेशनशिप के पीछे जो टेक्निकल रीजन है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय फर्दर रिसर्च। तो जैसे मानी कि हम समझ रहे हैं कि हमारा पुडिंग का जो फ्लेवर है वो आउटपुट है, उसका हम मॉनिटर करना चाहते हैं, पुडिंग का टेस्ट, तो उसका हम वाई वेरिएबल कहेंगे। और जो सारे इनपुट्स हैं, मतलब जैसे वेट कितना है पुडिंग का, फ्लावर का वेट कितना है, हम उसमें इंग्रेडिएंट्स और क्या क्या देंगे, कौन सी टेम्परेचर में देंगे, और ये जो कूलिंग सिस्टम है वो मेरा प्रोसेस है। तो ये इनपुट और प्रोसेस, ये दोनों में काफी सारे कंट्रोल वेरिएबल हो सकता है, काफी सारे आप एक्सपेरिमेंट नहीं भी करना चाहोगे। आप बोलोगे एक वो हम ऑलरेडी हमें टेक्निकली पता है, हम क्यों उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, ये टेक्निकल जानकारी के अंदर है। उसका हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड फैक्टर कहते हैं, जो
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस में कॉम्पिटेंसी, ट्रेनिंग इनपुट ऑफ द ऑपरेटर, इनपुट मटेरियल का हार्डनेस, ये मानिए कि सब हम लोग फ्रीज कर चुके हैं ऑलरेडी. कीप इट एज ए पार्ट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, बट राइट इट क्लियरली इन द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बिफोर यू स्टार्ट डूइंग एनी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में x1, x2, x3 ये सब कंट्रोल फैक्टर है. इसको हम कुछ लेवल में फ्लक्चुएट करते हैं टू फाइंड आउट कि व्हिच ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन गिव्स द बेस्ट आउटपुट. ये आउटपुट कभी कभी लोअर द बेटर भी हो सकता है, कभी कभी आउटपुट हायर द बेटर हो सकता है. जैसे मानिए कि यील्ड हायर द बेटर है, जैसे मानिए कि रिजेक्शन लोअर द बेटर है. तो लोअर द बेटर रिस्पॉन्स के लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, हायर द बेटर के लिए भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. दैट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन. और जो मैंने बोला कि और कुछ फैक्टर होता है जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर, जो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उसका वैल्यू नोट डाउन कर सकते हो. और मैंने और क्या बोला था, फिक्स्ड फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर क्या है, जो आप एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते. जैसे ऑपरेटर का कॉम्पिटेंस, स्किल, आप ऑलरेडी उसको फ्रीज करके रखा. जैसे मानिए कि इनपुट मटेरियल का जो क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, माइक्रोस्ट्रक्चर क्या होगा. तो ये कुछ फैक्टर है जो जिसके ऊपर ऑलरेडी आपके पास काफी टेक्निकल नॉलेज है, जिसके ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहोगे. यू विल गो बाय योर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर. So at the time of experimentation, you freeze this factor at that value which is recommended in the SOP. I hope you are able to understand this. तो ये जो statistical experimentation है, इसका हम लोग पहला जो स्लाइड था, आपको याद होगा, हम लोग बताए थे शुरू में एकदम 1800 से शुरू करके लीन statistical process control इसका कैसे इवोल्यूशन हुआ. Similarly, for the development in statistical experimentation, inspection आया पहले, जहां पर हम लोग सैम्पलिंग प्लान का इस्तेमाल करना शुरू किया. डॉज रोमिंग वगैरह सैम्पलिंग प्लान, एट्रीब्यूट वेरिएबल सैम्पलिंग प्लान, डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग प्लान. फिर हम लोग स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में आया, जहां पर हम लोग एक्स बार आर, IMR चार्ट, मूविंग रेंज चार्ट जिसको कहते हैं, क्यू सम, क्यूमुलेटिव सम चार्ट वगैरह वगैरह सब SPC के अंदर आ गया. फिर कुछ साइंटिफिक मेथोडोलॉजी फॉर डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन एक्सपेरिमेंट विथ रिड्यूस्ड नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया इन 80s बेस्ड ऑन RA फिशर का मॉडल. तो वो हो गया कुछ 70s 80s से शुरू हो गया. फिर बाद में उसका ही डेवलपमेंट कुछ 1990s और 2000 में हुआ, दैट इज टाबुची टेक्निक, रोबस्ट डिजाइन एक्सेट्रा, एडवांस टेक्निक. एंड बाद में 6 सिग्मा में डिजाइन फॉर 6 सिग्मा, जो डिजाइन स्टेज में या तो नई प्रोडक्ट डेवलपमेंट के स्टेज में किया जाता है. तो आई थिंक आई हैव ट्राइड टू गिव यू सम टर्मिनोलॉजीज आल्सो, एंड आई हैव डिफाइंड यू सम वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट इज अ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट. ओके, तो जैसे मानिए कि एक फैक्टर है, और वो फैक्टर मानिए कि मैं ले रहा हूं कि कौन सी टाइप ऑफ फ्लोर आप लीजिएगा टू गेट द बेस्ट फ्लेवर इन पुडिंग. ठीक है, एक ही फैक्टर लिया. तो मानिए कि ये जो आप देख रहे हो, ये फैक्टर, ये एक टाइप ऑफ फ्लेवर दिस थिंग फ्लोर है, और ये सेकंड टाइप ऑफ फ्लोर है. और उसमें मैं बाकी सारे फैक्टर को कांस्टेंट करके सिर्फ ये फैक्टर को, यानी कि फ्लावर का जो क्वालिटी है, उसको मैंने ट्राई किया. और उसमें मेरा जो रिस्पॉन्स वेरिएबल, जो माने कि पुडिंग का टेस्ट है, वो लो लेवल में आया. लेकिन जब मैं फ्लोर का क्वालिटी चेंज किया, बाकी सारे फैक्टर वैसे ही रहा जो पहले एक्सपेरिमेंट में था, और उसका रिजल्ट टेस्ट जो है वो बढ़ के इधर आ गया. तो मैं कहूंगा ये फैक्टर जो है पुडिंग का, वो फैक्टर का जो रिस्पॉन्स है वो बेटर हो गया विद द चेंज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फ्लावर. सो फ्लावर हैज डेफिनेटली समथिंग टू डू विद द टेस्ट ऑफ द पुडिंग. ये कंक्लूड हम नॉर्मली कहते हैं बेस्ड ऑन आवर टेक्निकल जजमेंट, कभी कभी हम लोग एम्पिरिकली कहते हैं, लेकिन डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आपको एक साइंटिफिक बेसिस देता है टू
इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ चेंजेस ऑफ लेवल्स फॉर ए फैक्टर, साइंटिफिक बेसिस देता है, उसको आप वैलिडेट भी कर सकते हो बाय स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, ठीक है। सो ए फैक्टर हैज एन इफेक्ट ऑन ए रिस्पॉन्स इफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द फैक्टर प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्सेस। तो जैसे मैंने बोला, वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है और वो कैटेगरिकल भी हो सकता है। न्यूमेरिकल का अंदर कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। बाकी जो है मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताने का कोशिश किया है। तो कोई भी जो स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंटेशन टू फाइंड आउट फैक्टर्स दैट हैव एन इफेक्ट इन ए गिवन सिचुएशन एंड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज इफेक्ट्स इन पर्टिकुलर। The salient points associated of DAE are that it is a scientific method, not empirical or ad hoc method. ये scientific method, क्यों scientific method है वो मैं आपको बताऊंगा। Just give me a little time, I will explain. ये hypothesis जो आपके दिमाग में है, जैसे कि पुडिंग का वगैरह वगैरह सेटिंग में वगैरह वगैरह इनपुट मटेरियल में बेस्ट फ्लेवर आता है, ये हमारा हाइपोथेसिस है। तो ये हाइपोथेसिस को हम वैलिडेट कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटेशन साइंटिफिकली, नॉट दैट जस्ट बाय मेकिंग वन और टू इन दैट combination and then showing that look, I've got a very good taste. That is not the way of validating experimental result in industry. You will be losing lot of money if you do ad hoc experimentation like that. So unbiased and valid conclusion मिलता है। Unbiased क्यों? क्योंकि एक आदमी अगर biased होकर एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसका एक दो रिजल्ट के आधार पर बताता है कि ये सही है, तो वो biased हो गया। लेकिन अगर आप वैलिडेट करना चाहोगे तो यू हैव टू कंसीडर डिफरेंट अदर फैक्टर्स आल्सो, सो दैट आपका जो कंक्लूजन है वो चेंज ना करे। जैसे मानिए कि आप बोल रहे हो कि हरि is a very good student according to you. So what is your basis? Because Hari is very good in mathematics, क्योंकि आपने देखा है हरि consecutive दो एग्जाम में रिजल्ट उनका 95% से ऊपर आया है मैथमेटिक्स में। तो और एक आदमी बोला कि आप हरि का जो बारे में जो हाइपोथेसिस आप ले रहे हो कि हरि इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, आपने तो ये नहीं कंसीडर किया कि हरि का जो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, वो सिलेबस में जो सवाल किया जाता है वो सवाल हरि ने 10-10 बार करके किया है, तो इसीलिए उनको कॉमन हो जाता है और वो कॉमन क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए हरि इज डूइंग वेरी वेल। दैट इज अ वैलिड फैक्टर। उसका मतलब ये एग्जाम हरि का एक्चुअल मैथमेटिकल एप्टीट्यूड को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो somebody is saying, so why don't you in that case give some questions which is outside the ones which have really been tried out in the classroom or carried out in the classroom, then we will be able to see whether he is good or not. So I have just given you a result कि कोई भी हाइपोथेसिस को वैलिडेट करने के लिए आपको बाकी सारे फैक्टर जो आपने कंसीडर नहीं किया है उसका इंपैक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि अगर वो उस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा जहां आपका फिक्स्ड सिलेबस के अंदर से ही सवाल नहीं आएगा, हो सकता है राम कैन डू बेटर देन हरि। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली क्रिएट्स लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन इंडस्ट्रियल एक्सपेरिमेंटेशन का जो रिजल्ट आता है। कई बार हम लोग गलत हो जाता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या है? जैसे पुडिंग का एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है पुडिंग, ठीक है। फैक्टर क्या है? ऑलरेडी वी हैव अंडरस्टूड। ट्रीटमेंट क्या है? हर एक कॉम्बिनेशन एक एक ट्रीटमेंट होता है। आउटकम क्या है? पुडिंग का फ्लेवर आउटकम हो सकता है, जिसको रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं। पुडिंग का जो टेस्ट है या तो पुडिंग का टेम्परेचर है, वो भी रिस्पॉन्स हो सकता है। रैंडोमाइजेशन और एरर। रैंडोमाइजेशन किसको कहता है? रैंडोमाइजेशन मतलब मानिए कि आपको 16 एक्सपेरिमेंट कॉन्डक्ट करना है, लेकिन एक के बाद एक फिक्स्ड तरीका से अगर करो तो वी डोंट कॉल इट रैंडमाइजेशन। वो 16 कॉम्बिनेशन आप लिखिए, फिर रैंडम नंबर टेबल के बेसिस पे कोई भी एक्सपेरिमेंट पहले कीजिए, दूसरा एक्सपेरिमेंट, फिर नेक्स्ट आप कीजिए, आपको भी पता नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड रैंडमाइजेशन।
उससे जो आपका एक एरर आ जाता है बायसनेस के दौरान, वो एलिमिनेट हो जाता है, उसके उसका इफेक्ट जो है वो एलिमिनेटेड हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आप जो कंक्लूजन कर रहे हो, वो कंक्लूजन के पीछे आपका कितना कॉन्फिडेंस है। तो कॉन्फिडेंस नॉर्मली करने के लिए हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ वेरिएशन में हम लोग एफ डिस्ट्रीब्यूशन को ज्यादातर यूज करते हैं। तो उसके आधार पे हम लोग 95% कॉन्फिडेंस, 99% कॉन्फिडेंस इसको लेते हैं। So method of reducing excessive variability so that difference between treatments can be detected. तो effect of change in level of factor जिसके बारे में मैंने बताया,